नमस्कार, मैं हूं अक्षय विधवा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम में हमारी आज की खास पेशकश रोज रोज जलजला। एक वक्त था जब हमारे लिए भूकंप एक कल्पना हुआ करती थी और इस जलजले की तस्वीर लोगों ने कभी नहीं देखी थी। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में जब भूकंप ने तबाही मचाई थी तब लोगों को समझ में आया कि आखिर ये जलजला तबाही मचाता कैसे है। लेकिन ये जलजला जो कभी दशकों में एक बार आया करता था वो अब एक साल में दसियों बार आ चुका है। सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा होता क्यों है? क्या मानव विकास के लिए गलत दिशा में बढ़ रहा है? क्या प्रकृति से छेड़छाड़ इसके लिए जिम्मेदार है या यह महज एक भूगर्भीय घटना है? तो इसे समझने के लिए हम इस खास कार्यक्रम में आज इस खबर की तह तक जाएंगे और उसके बाद एक परिवर्तन की बात करेंगे जो आजकल दिल्ली में देखने को मिल रहा है और यह दिल्ली की तस्वीर बदलने वाला माना जा रहा है। दरअसल 4 दिन पहले दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला लागू हुआ, यानी कि 1 जनवरी को, जिसका मकसद था दिल्ली की आबो हवा की सफाई, यहां हवा में घुलते जहर में कमी लाना। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, क्या हुआ इस ऑड इवन फॉर्मूले का, प्रदूषण का स्तर कहां तक पहुंचा। तो इन्हीं खबरों के साथ हम तह तक जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ इस खास पेशकश में। और सबसे पहले बात रोज रोज आते इस जलजले की। तो पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश में 4 जनवरी की सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। झटके इतने तेज थे कि मणिपुर में जानो माल का नुकसान हुआ। पहले यह रिपोर्ट देखिए, फिर आपको आगे बताएंगे कि आखिर इस जलजले की तबाही के पीछे का सच क्या है। पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। यूएसजीएस की माने तो भूकंप का केंद्र मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 29 किलोमीटर पश्चिम में है। भूकंप की वजह से मणिपुर में काफी नुकसान होने की खबर मिल रही है। इसकी चपेट में आकर इम्फाल में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 31 से अधिक लोग घायल हुए हैं। भूकंप के झटके दोबारा सुबह करीब 9:30 पर महसूस किए गए। इस बार भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.6 रही। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि भूकंप सुबह 4:35 पर आया था, जिसका केंद्र मणिपुर के तमेंगलोंग जिले में किसी स्थान पर 17 किलोमीटर की गहराई पर था। विभाग ने बताया कि भूकंप का केंद्र 24.8 डिग्री उत्तरी देशांतर और 93.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश में है। नहीं, जो एक अर्थक्वेक जो है मणिपुर में आज सुबह 4:35 पर आया था, इसके जो मैग्नीट्यूड जो है वो जो है हमारे नेशनल नेटवर्क में 6.7 मैग्नीट्यूड का मापा गया है। इसका केंद्र जो है वो मणिपुर और आसाम बॉर्डर में, यानी इम्फाल से करीब 30-35 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो है इसका केंद्र बिंदु था। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण केंद्र ने भूकंप की तीव्रता शुरुआत में 6.8 बताई, हालांकि बाद में इसे सुधार कर 6.7 कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार राहत बचाव कार्य के लिए असम से एनडीआरएफ की 2 टीमें इम्फाल रवाना हो चुकी हैं, जबकि पटना और कोलकाता में 12 टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। कोई भी जो बड़ा अर्थक्वेक आता है उस एरिया में जहां एक बार रप्चर हो जाता है, वहां पर जो है उसके बाद वहां सेटलमेंट होता है और जो कुछ एनर्जी जो उस समय मेन शॉक में रिलीज नहीं हुआ वो उसकी एनर्जी रिलीज होती है। तो उस सीक्वेंस को हम लोग जो है आफ्टर शॉक सीक्वेंस कहते हैं और अधिकतर ये देखा गया कि आफ्टर शॉक जो होता है मेन शॉक से छोटा होता है। और अभी एक्टिविटी थोड़ा चलेगी, लेकिन उतना इंटरेस्ट शायद नहीं होगा जितना कि अपने नेपाल अर्थक्वेक में देखा है, क्योंकि यहाँ जो है डिप जो है अर्थक्वेक का वो ज्यादा है। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ की कई टीमों को राज्य के अलग अलग इलाकों से राहत कार्य के लिए भेज दिया गया है, ताकि तत्काल राहत प्रभावित इलाकों तक पहुंचाई जा सके। मणिपुर में सुबह 4:35 में, जैसे कि आपको मालूम है कि अर्थक्वेक 6.7 रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड का हुआ था और इसका जो एपिसेंटर था ये तामलोंग इलाके में था।
जैसे हमको रिपोर्ट मिला हमने अपनी टीमों को अलर्ट किया और अभी हमारी टीम्स 2 टीम गुवाहाटी से एयरबॉर्न हो रही हैं जो कि एयरफोर्स के एवरो और AN-32 में अभी फ्लाई करेंगी और बाकी सारी टीम्स हमारी उस बटालियन की और बाकी बटालियंस की भी जो नेबरिंग बटालियंस हैं जैसे कलकत्ता है, पटना है या गाजियाबाद है, मुंडली है, यहाँ से भी सारी टीमें हमने अलर्ट करी हुई हैं कि यदि माना ग्राउंड को एसेस करने के बाद ये पता लगेगा कि हमें और टीम भेजनी है तो हम बाकी टीमों को भी तुरंत भेजेंगे एयरफोर्स की मदद से और ये दोनों टीम जाकर के वहाँ पे तुरंत अपनी अब कार्रवाई करेंगे। जैसे कि स्टेट अथॉरिटी से हम लोगों की बात हुई थी, तकरीबन तमलोंग के इलाके में ही 4 लोगों के मरने की और कुछ 30-35 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट आई है। लेकिन जब हमारी टीम वहाँ पर अब 1 घंटे के बाद जैसे लैंड होती है उसके बाद फिर हमें पता लगेगा कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है और हमें फिर किस तरह से वहाँ पे कार्य की रणनीति तैयार करनी है। एपिसेंटर जो IMD की रिपोर्ट है उसके मुताबिक तमलोंग का इलाका है और इसमें ग्राउंड के तकरीबन 17 किलोमीटर नीचे ये अर्थक्वेक आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भूकंप के बारे में जानकारी दी और इस संबंध में असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से बात की। पीएम ने ट्वीट कर बताया कि इलाके में आए भूकंप के हालात पर उन्होंने असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से फोन पर बात की है और पूरी स्थिति का जायजा लिया है। इसके साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अर्थक्वेक की जानकारी मुझे है और प्रातःकाल 6 बजे भी हमारे प्रधानमंत्री का टेलीफोन भी मेरे पास आया और उन्होंने मुझे कहा कि नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के क्या हालात हैं इसके संबंध में मैं जानकारी ले लूं और सभी चीफ मिनिस्टर से मैं कांटेक्ट कर रहा हूं। कुछ चीफ मिनिस्टर से हुई है, असम के चीफ मिनिस्टर से भी बात हो गई है और मणिपुर के चीफ मिनिस्टर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है लेकिन वहां के चीफ सेक्रेटरी से हमारी बातचीत हुई है। पूरी स्थिति का मैं जायजा ले रहा हूं और वैसे कोई चिंता की बात नहीं है जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है। वैसे केंद्र सरकार के द्वारा जिस भी प्रकार के सहयोग की यहां आवश्यकता होगी केंद्र सरकार पूरी तरह से सहयोग करेगी। मणिपुर में जो चीफ सेक्रेटरी ने मुझे बतलाया है कि एक मड हाउस था उसके गिर जाने के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और लगभग 40 और 45 के बीच इन बिटवीन 40 to 45 वहां पर लोग इंजर्ड हैं लेकिन वो इंजरी माइनर है, ये मुझे चीफ सेक्रेटरी ने बतलाया है। वैसे मैं लगातार लोगों से संपर्क करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जहां बिल्कुल वैसे मणिपुर के लिए कहा गया है और जहां भी आवश्यकता होगी, जहां से भी कोई सूचना प्राप्त होगी तुरंत रिलीफ टीम हम लोगों की जाएगी NDRF की। आज तड़के 4:38 के आसपास बिहार, बंगाल और झारखंड सहित पूरे पूर्वी भारत और बांग्लादेश में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए जिसने लोगों को दहशत में डाल दिया। तड़के सुबह सो रहे लोगों को भूकंप के झटकों के बाद घर के बाहर की ओर दौड़ना पड़ा और खुली जगह में आना पड़ा। भूकंप के बाद लोग एक दूसरे का हाल पूछने लगे। सभी लोग रास्ते पर आ गए। सब लोग तो यहाँ पर तो सब 2-3 मंजिले सबका ही है, सब लोग रास्ते पर ही है। सबका में एकदम डर तो सभी को लगा हुआ है। हाँ ऐसे हुआ, हम लोग घर में था उधर में ऐसे हुआ, उसको तुरंत चला गया हॉस्पिटल में, कोई पेशेंट कोई इंजर्ड हो कुछ हो उसे देखने के लिए। भूकंप के झटके झारखंड के रांची, बिहार के बेगूसराय और गया समेत राज्य के कई शहरों में भी महसूस किए गए। बिहार में भूकंप के झटके पटना, पूर्णिया, किशनगंज, मधेपुरा, सुपौल, मुंगेर सहित कई जिलों में महसूस किए गए। सुबह का समय होने के कारण लोग घरों में सो रहे थे। इसकी वजह से बहुत लोगों को भूकंप का झटका महसूस नहीं हुआ, लेकिन कई जगहों पर लोगों की नींद खुल गई और वो घरों से बाहर निकल आए। हालांकि अब तक भूकंप के कारण बिहार में किसी तरह के जान माल की क्षति की कोई खबर नहीं मिली है। वहीं झारखंड में रांची, देवघर, गुमला, चतरा और अन्य जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और दरअसल इस बात पर भी गौर कीजिए, जरा सोचने की कोशिश कीजिए कि कितने साल पहले आपको यह पता होता था कि भूकंप कितने सालों से नहीं आया, लेकिन पिछले करीब 5 सालों पर नजर डालिए तो आपको हर 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में इस तरह की खबरें कहीं ना कहीं देश और विश्व के या फिर एशिया के किसी न किसी कोने से आती सुनाई दी होंगी। भूकंप के मामूली झटके आए दिन आते हैं जो हमें महसूस भी होते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर
विध्वंसकारी झटके कभी कभार ही आया करते थे, लेकिन पिछले 10 सालों में भारत और उसके दक्षिण एशिया के सभी देशों में कई बार तेज भूकंप आया है। इस दशक में आए कई बड़े भूकंप, कांप गई धरती और तबाह हो गई जिंदगियां। पिछले 1 साल के दौरान दक्षिणी एशिया में कई बार जोरदार भूकंप आया और इससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ है। आइए पिछले 1 दशक में भारत और उसके पड़ोसी देशों में आए विनाशकारी भूकंपों के बारे में आपको बताते हैं। 26 अक्टूबर 2015 अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान में जोरदार भूकंप आया और उसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.5 थी, जिसमें करीब 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। जानमाल का अधिकांश नुकसान पाकिस्तान में हुआ। इस आपदा में हजारों लोग घायल हुए। यह भूकंप इतना खतरनाक था कि दिल्ली तक इसके झटके महसूस हुए। 25 अप्रैल 2015 नेपाल में 7.8 तीव्रता वाला जबरदस्त भूकंप आया, जिसमें 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 9 लाख के करीब घरों को नुकसान हुआ। इस भूकंप की वजह से नेपाल की कई ऐतिहासिक धरोहरें जमींदोज हो गई। भूकंप में कई महत्वपूर्ण प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर और इमारतें भी तबाह हो गए। भूकंप के झटके चीन, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में महसूस हुए। नेपाल के साथ साथ चीन, भारत और बांग्लादेश में भी करीब 250 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हुई। भूकंप की वजह से एवरेस्ट पर्वत पर हिमस्खलन आ गया, जिसमें 17 पर्वतारोहियों की मौत हो गई थी। काठमांडू घाटी में यूनेस्को विश्व धरोहर सहित कई प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों को भी नुकसान हुआ था। मार्च 2011 जापान में 9 तीव्रता वाले भूकंप और उसके बाद सुनामी ने जमकर तबाही मचाई, जिससे जानमाल को बड़ा नुकसान हुआ। भूकंप में 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 6,000 से ज्यादा लोग घायल हुए, जबकि 3,000 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। जापान को इस आपदा में 200 अरब पाउंड का राजस्व नुकसान हुआ था। जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को भी जमकर नुकसान हुआ था। परमाणु रिसाव होने लगा और संयंत्र को बंद करना पड़ा। साल 2005 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आए 7.6 तीव्रता वाले भूकंप में 75,000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। इससे राज्य में जान और माल का बड़ा नुकसान हुआ था। ये वो सभी भूकंप से हुई तबाही है जिससे उबरने में इन तमाम क्षेत्रों को सालों लग गए हैं और आने वाले कई सालों तक इस घटना की भरपाई करना बहुत मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट। भूकंप आते हैं, तबाही मचाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं कई सवाल कि क्या ये दोबारा आएंगे, ये कब आएंगे, क्या इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है? क्या ये भूकंप आया तो इसका मतलब सिर्फ तबाही होगा? इस सब सवालों के जवाब हम आपको देते हैं कि ये भूकंप आखिर कैसे आता है, कितनी तीव्रता का भूकंप कितनी तबाही मचा सकता है, इसके पीछे के कारण क्या होते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब देती देखिए आगे ये रिपोर्ट। भूकंप क्या है? भूकंप धरती की प्लेटों के टकराने से आता है। पूरी धरती 12 टेक्टोनिक प्लेटों पर टिकी हुई है। इसके नीचे तरल पदार्थ की शेप में लावा होता है। ये प्लेटें इसी लावे पर तैरती हैं और इनमें टकराव से ऊर्जा निकलती है, जिससे भूकंप की स्थिति पैदा होती है। दरअसल ये प्लेटें बेहद धीरे धीरे घूमती रहती हैं। इस प्रकार से ये हर साल 4 से 5 मिलीमीटर अपने स्थान से खिसक जाती है। अगर कोई प्लेट दूसरी प्लेट के नजदीक आती है तो कोई दूर हो जाती है। ऐसे में कभी कभी ये आपस में टकराती भी है और ये प्लेटें धरती में करीब 30 से 35 किलोमीटर तक नीचे होती हैं। लेकिन यूरोप के कुछ स्थानों पर यह अपेक्षाकृत कम गहराई पर है। भूकंप का हमेशा केंद्र बिंदु होता है और तीव्रता भी, जो भूकंप के विषय में बेहद जानकारी देते हैं। दरअसल
भूकंप के केंद्र और तीव्रता का मतलब क्या है? भूकंप का केंद्र वो स्थान होता है जिसके ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है। इस स्थान पर भूकंप का कंपन सबसे ज्यादा होता है। कंपन की आवृत्ति जैसे जैसे दूर होती जाती है, इसका प्रभाव भी कम होता है। फिर भी अगर रिक्टर स्केल पर 7 या फिर इससे ज्यादा की तीव्रता वाला भूकंप है तो आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में झटका तेज होता है। लेकिन इस बात पर निर्भर करता है कि भूकंपीय आवृत्ति ऊपर की है या फिर नीचे की। अगर कंपन की आवृत्ति ऊपर को है तो कम क्षेत्र इससे प्रभावित होगा। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापी जाती है। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 2.0 की तीव्रता से कम वाले भूकंपीय झटकों की संख्या रोजाना लगभग 8000 होती है, जो इंसान को महसूस ही नहीं होते। 2 से लेकर 2.9 की तीव्रता वाले लगभग 1000 झटके रोजाना दर्ज किए जाते हैं, लेकिन आमतौर पर इन्हें महसूस नहीं किया जा सकता। 3 से लेकर 3.9 की तीव्रता वाले भूकंपीय झटके साल में लगभग 49,000 बार आते हैं, जो अक्सर महसूस नहीं होते, लेकिन कभी कभार ये नुकसान भी दे जाते हैं। 4 से लेकर 4.9 की तीव्रता वाले भूकंप साल में 6200 बार दर्ज किए जाते हैं। इस वेग वाले भूकंप से थरथराहट महसूस होती है और कई बार नुकसान भी हो जाता है। 5 से लेकर 5.9 तक का भूकंप एक छोटे क्षेत्र में स्थित कमजोर मकानों को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाता है, जो साल में लगभग 800 बार महसूस होते हैं। 6 से लेकर 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप साल में 120 बार दर्ज होता है और 160 किलोमीटर तक के दायरे में काफी नुकसान पहुंचा सकता है। 7 से लेकर 7.9 तक की तीव्रता का भूकंप एक बड़े क्षेत्र में भारी तबाही मचा सकता है, जो एक साल में लगभग 18 बार दर्ज किया जाता है। 8 से लेकर 8.9 तक की तीव्रता वाला भूकंपीय झटका सैकड़ों किलोमीटर के क्षेत्र में भीषण तबाही मचा सकता है, जो साल में एक आध बार ही महसूस होता है। 9 से लेकर 9.9 तक के पैमाने का भूकंप हजारों किलोमीटर के क्षेत्र में तबाही मचा सकता है, जो लगभग 20 साल में एक ही बार आता है। दूसरी ओर 10 या फिर इससे ज्यादा का भूकंप का झटका आज तक महसूस नहीं किया गया। भूकंप के लिए अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड 22 मई 1960 को चिली में नापा गया था, जब 9.5 मैग्नीट्यूड तीव्रता का भूकंप आया। चिली के बाद अब तक का सबसे बड़ा भूकंप 28 मार्च 1964 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिकॉर्ड किया गया। ये 9.2 मैग्नीट्यूड का था। इसमें प्रिंस विलियम साउंड, अलास्का का क्षेत्र जमकर प्रभावित हुआ। पिछले कुछ दशकों में भारत और उसके आसपास के इलाकों में काफी तेजी से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या वर्तमान में भारत में अब इतने भूकंप आने लगे हैं? दरअसल इंडियन प्लेट हिमालय से लेकर अंटार्कटिका तक फैली हुई है। ये पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ टच करती है। ये हिमालय के दक्षिण में है, जबकि यूरेशियन प्लेट हिमालय के उत्तर में है। इंडियन प्लेट उत्तर पूर्वी दिशा में यूरेशियन प्लेट, जिसमें चीन आदि की बसावट है, उस तरफ बढ़ रही है। अगर ये प्लेट टकराती है तो भूकंप का केंद्र भारत में होगा। भूकंप के खतरे के हिसाब से भारत को 4 जोन में डिवाइड किया गया है। जोन 1 दक्षिण भारतीय क्षेत्र, जो कि सबसे कम खतरे वाले हैं। जोन 2 मध्य भारत। जोन 3 दिल्ली सहित उत्तर भारत का तराई क्षेत्र। जोन 4 हिमालय क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र और कच्छ। चौथा जोन सबसे ज्यादा खतरनाक है। भूकंप के खतरों से बचा भी जा सकता है। दरअसल इससे बचने के लिए नए घरों को भूकंप रोधी बनाना जरूरी है। जिस स्थान पर आप घर बना रहे हैं उसकी जांच कर लें कि वहां जमीन की संरचना भूकंप के लिहाज से मजबूत है या फिर नहीं। अगर घर आपका पुराना है तो रेट्रोफिटिंग के जरिए उसे भूकंप रोधी बनाया जा सकता है। ऐसे में आज के समय में तकनीक भी उपलब्ध है, इससे दीवारों को आपस में जोड़ा जा सकता है। दुनिया में अभी तक वैज्ञानिक भूकंप की भविष्यवाणी करने में सफल नहीं हुए हैं। सिर्फ ये बताया जा सकता है कि कौन सा क्षेत्र भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है। शोध हो रहे हैं और उम्मीद जारी है कि कभी इस दिशा में भी वैज्ञानिक जरूर सफल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।
तो रोज रोज आता ये जलजला डराता है और हर बार आकर जब जाता है तो एक शंका बनी रहती है, एक डर, एक खौफ और भर जाता है दिलों में कि आखिर अब आने वाले वक्त में, अब समय में फिर कब आएगा जलजला। और हालांकि पिछले कुछ सालों में लगातार पुनरावृत्ति आवृत्ति बढ़ी है, बार बार आते इन प्राकृतिक आपदाओं की, कहीं बाढ़ आती है, कहीं सुनामी होती है और कहीं जलजले की खबरें आती हैं। यहां पर फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एक और खबर आपको हम बताएंगे। वो खबर महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि 1 जनवरी को दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने ऑड इवन फॉर्मूले को दिल्ली की सड़कों पर लागू किया। क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां बिताकर बहुत सारे लोग जब दिल्ली लौटे तो शनिवार या इतवार था, यानी कि वीकेंड, सप्ताहांत, और सोमवार यानी कि 4 जनवरी को असली इम्तिहान हुआ ऑड इवन फॉर्मूले का। तो कैसा रहा ऑड इवन फॉर्मूले के साथ दिल्ली वासियों का पहला दिन सड़कों पर? पूरा रिपोर्ट कार्ड एक ब्रेक के बाद।